ओके गाइस, एक बार सबको आने देंगे। आज पहले पूरा रिवाइज होगा, फिर री के साथ वाइज होगा, फिर वाइज के साथ री होगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे सारे कंसेप्ट को लेकर। मैंने कल भी कहा था कि मैं पहले पूरा रिवाइज करवाऊंगा, पूरा रिवाइज करवाने के बाद मैं एमसीक्यू भी पूछूंगा, एंड देन हम आज बचे हुए टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। पहले बता देता हूं, आज की क्लास कंपैरेटिवली छोटी होगी, बिकॉज मेरी यूजुअल क्लास 45 मिनट से बड़ी हो रही है। आज की क्लास इतनी बड़ी नहीं होगी, आज की क्लास कंपैरेटिवली छोटी रहेगी। सर आज की क्लास छोटी क्यों रहेगी? बिकॉज हम लोगों को ज्यादा पढ़ना नहीं है, ज्यादा रिवाइज करने में भी समय लगेगा, एमसीक्यू में भी समय नहीं लगेगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ क्विक क्लास बट इंपैक्टफुल क्लास। आज फाइनली पहले चैप्टर की पहली यूनिट खत्म होने वाली है। क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है। सो यही देखो यार, यही मजे की बात है। बहुत सारे बच्चे बोलते थे सर 1-2 सेशंस होंगे फिर आप बंद कर दोगे यूट्यूब पे लेना, सर क्या होगा? अरे बेटा तेरे सामने की बात है ना, तू देख रहा है ना, अभी तेरे सामने की बात है, मैं पूरा करवा रहा हूं। एक और बताऊं, इसके बाद मैं एक और सीरीज लेके आऊंगा स्पेशल 26 के नाम से, ठीक है? पहले मैं पूरा खत्म करवाऊंगा। अभी छोटे छोटे सेशंस हो रहे हैं और कम कम देर के हो रहे हैं, ज्यादा सेशंस हो रहे हैं, नंबर्स ऑफ सेशंस थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ पाए, पूरी प्रिपरेशन कर पाए, सब कुछ कर पाए। इसके बाद मेरी एक सीरीज चलती है स्पेशल 26। अब स्पेशल 26 जो मैं लेके आऊंगा ना, उसमें सिर्फ 26 लेक्चर के अंदर, यस ओनली 26 लेक्चर के अंदर मैं पूरा माइक्रो निपटा दूंगा, पूरा मैक्रो निपटा दूंगा, ठीक है? तो पहले हम पढ़ रहे हैं, फिर हम एक तरीके से स्पेशल 26 में काइंड ऑफ रिवीजन नहीं कहूंगा, लेकिन काइंड ऑफ क्विक कंसीडरेशन हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑलमोस्ट उतना लगता है, लेकिन थोड़ा जल्दी रिवाइज होता है। देन लास्टली हम लोग जो करेंगे वो हम करेंगे 10 लेक्चर के अंदर पूरा कोर्स खत्म, उसे कहते हैं वन शॉट। फिर एक ही लेक्चर के अंदर हमारा मैराथन में खत्म कर देंगे। सो इस तरीके से 4-5 रिवीजन करते हैं, ताकि पढ़ भी लो, याद भी रह जाए सब कुछ। चलिए गाइस शुरू करते हैं। सर सबसे पहली बात, बिजनेस के बारे में पढ़ लिया है, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आती है। तो अब हम शुरू करते हैं। हे गाइस, जतिन सेट फ्रॉम किशनदौर, स्वागत, नंदन, अभिनंदन एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यस सरकार। सो हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं सर। इकोनॉमिक्स पता है, बिजनेस पता है, इनपुट आउटपुट सब कुछ याद है बिजनेस का? हाँ सर। अच्छा, व्हाट इज द, मैं अभी देखो सर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ऐसे पूछ रहा हूं। सर इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है? कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से, ठीक है? ये तो वो वाले क्वेश्चन है ना। हाँ, सो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है, जल्दी बताएंगे। कौन सी लैंग्वेज है? लैटिन है, ग्रीक है, अमेरिकन है, ठीक है, इंडियन है? सर इट इज अ ग्रीक वर्ड। हाँ सर, इट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो क्या था बेटा? ओइकोनोमिया। हाँ सर, वो वर्ड क्या था? ओइकोनोमिया। हाँ सर। अच्छा, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ ओइकोनोमिया? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। व्हाट इज द, एक्चुअली आपकी चैट में और मेरे लाइव में थोड़ा सा डिफरेंस चल रहा है, बट ठीक है सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओइकोनोमिया? ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है सर? ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड। सबसे पहली बात सर, ये ग्रीक वर्ड है, जो वर्ड क्या है? ओइकोनोमिया। अब ओइकोनोमिया जो है वो लिया गया है, उसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड से, ठीक है सर। अच्छा, 19 हमें पता है सर, 19th सेंचुरी तक तो इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी का पार्ट बना रहता था, करेक्ट? अच्छा, पहली बुक कौन से ईयर में लिखी गई थी? जो फर्स्ट बुक लिखी गई थी वो कौन से ईयर में लिखी गई थी? इन विच ईयर दैट द फर्स्ट बुक वॉज रिटन? कौन से साल में पहली बुक लिखी गई थी? सर द फर्स्ट बुक वॉज रिटन इन 1776। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा, ठीक है? 1776 में लिखी गई थी। बुक का नाम क्या था? क्या था नाम? बोलेंगे सर, क्या नाम था रे बाबा, क्या नाम था? सर किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। यस सरकार, किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। यस सरकार, वेल्थ ऑफ नेशन किताब का नाम था, जो पहली बुक लिखी गई थी। किताब लिखने वाला कौन था? कौन है वो, कहां से वो आया इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन है वो, बस बताओ जल्दी से, कौन था जिसने पहली किताब लिखी थी इन द ईयर 1776? किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। ये देखो आधे बच्चे लिखेंगे एस। हाँ बेटा, तुम्हारा दोस्त था, तुम बोलो एस, है ना? बेशरम लोग। सर एडम स्मिथ, पूरा लिख लो यार, कोई बुराई नहीं बेटा, थोड़ा मेहनत करो, मेहनती बनो, ठीक है? सर किताब का नाम क्या था? किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, जो लिखी गई थी 1776 में। बुक के ऑथर का नाम था एडम स्मिथ। अच्छा, एडम स्मिथ इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि उन्होंने किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। एक और बात बता रहा हूं बेटा, ठीक है? मैं आपको एक और बता रहा हूं बेटा, जो वेल्थ ऑफ नेशन जो किताब उन्होंने लिखी थी वो
सिर्फ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ रहे, एडम स्मिथ साहब की बात हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी करेंगे। मतलब मैं इंट्रोडक्शन में भी भाई का नाम ले रहा हूं और हम मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6, 7, 8 में भी भाई के नाम को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ जगह हम लोग जरूर उनको पढ़ेंगे कि भाई ने अपनी क्या अहमियत दी है। ठीक है सर। अच्छा अब सुनो सुनो सुनो, जैसे ही मैंने कहा इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सबने बोला एडम स्मिथ, हाँ सर, लेकिन अब मन में सवाल आ गया सर फिर वो जॉयल डीन क्या था? अच्छा जॉयल डीन इज फादर ऑफ, वो किसके पप्पा हैं? सर वो अपने बच्चे के पप्पा हैं। अबे बेशर्मो, हाँ यार सर जॉयल डीन किसके पप्पा हैं? जल्दी से बताओ, जॉयल डीन किसके पप्पा हैं? हाँ सर जॉयल डीन किसके पप्पा हैं? सर जॉयल डीन इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर जॉयल डीन इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं गधों, ही इज अ फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। करेक्ट। अब देखो कंफ्यूजन ना हो, लास्ट टाइम डिस्कस करते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ, फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जॉयल डीन। सो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ, फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जॉयल डीन। करेक्ट। अच्छा बिजनेस इकोनॉमिक्स आल्सो नोन एज, सर आपने तो कहा था अभी आप क्वेश्चन नहीं लोगे, रिवाइज करवाओगे। हाँ ना बेटा, ये तो छोटी छोटी सी बात है ना। हाँ अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ठीक है हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो नोन एज, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम किस और नाम से जानते हैं? जानते तो हैं हम उसे किसी नाम से, पहचानते भी हैं हम उसे किसी नाम से, क्योंकि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। चलिए अब लास्ट टाइम हमने अभी तक जितना आपसे क्वेश्चन पूछे उसको कंफर्म करके क्लोज करते हैं। सबसे पहली बात सर इकोनॉमिक्स एक अपन बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जिसके लिए आपको बदले में कुछ रिटर्न मिलता है, पैसा पैसा। ठीक है हाँ सर। अच्छा इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो आया है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड, मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही आंसर दे रहा हूं। ठीक है वो आया है ग्रीक वर्ड से। इकोनॉमिक्स का जो वर्ड था वो था ओइकोनोमिया। अच्छा ओइकोनोमिया का मतलब क्या था? आप देखो इतने मन में सोच लो कि ओइकोनोमिया का मतलब क्या था। ठीक है ओइकोनोमिया का मतलब था हाउस होल्ड। ठीक है पहली किताब कौन से ईयर में लिखी गई थी सर? पहली किताब लिखी गई थी 1776 में। मन में बोलते चलो, मन में बोलते चलो, मन में बोलते चलो। ठीक है अगर टाइप नहीं कर पा रहे तो मन में बोलते चलो। सर पहली किताब लिखी गई थी 1776 में। किताब का नाम क्या था सर? किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्हें लिखा था इकोनॉमिक्स के पिताजी ने। Who is the father of economics sir? Father of economics is Adam Smith। लेकिन हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के पप्पा कौन है? Who is the father of business economics? So JD अबे जॉयल डीन। ठीक है so who is the father of business economics? जॉयल डीन is the father of business economics। Correct sir। अच्छा who is the what is the another name of business economics? या business economics is also known as sir business economics is also known as managerial economics। ठीक है यहां तक की बातें क्लियर है? हाँ सर। अब हम पहले पूरा रिवाइज करेंगे फिर से हम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है मैं क्या कह रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, लास्ट बात सुनो मेरी, 1 मिनट से बात सुन लो सर, 30-40 सेकंड सुन लो। इकोनॉमिक्स समझ में सबको आता है, मजा भी सबको आता है, अच्छा भी सबको लगता है, याद करना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ना आपसे पूछे जाएंगे आंसर। और मैं आपको अगेन कह रहा हूं अभी अपने सिर्फ 2 लोगों के नाम पढ़े हैं, कम से कम ऐसे अपने को 25-30 लोगों के नाम पढ़ने, शायद ज़्यादा पढ़ेंगे अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स मिलाकर दो, बट अपने को 25-30 लोगों के नाम कम से कम याद रखने हैं। आज से 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब कोर्स खत्म हो जाएगा तब आपको कन्फ्यूज़न होने लग जाएगा नामों में, होगा, मैं आपको बता रहा हूँ होगा कन्फ्यूज़न। सो उस दिन जो कन्फ्यूज़न होगा ना आपको, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे जाएगा बेटा। ठीक है इसीलिए मैं आपको अभी सारी चीज़ें रिकॉल करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, बार बार करवा रहा हूँ। ठीक है नाम याद करना है। मैं आपको एक बात बता दूँ गारंटी के साथ, आपने ये सब चीज़ें इतनी बार बोल दी ना, दिमाग में ना ऐसा छपेगा ना कि साला कोई नहीं निकाल पाएगा। और जब वो ऐसा छपता है ना तब मज़ा आता है। समझ रहे हो क्या बात को? यस सरकार। ओके बिजनेस इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। सर मतलब देखो सीधी सी बात है, हम धंधे के लिए समझ रहे हैं, हम हमारे धंधे को समझना चाहते हैं ताकि मैं अपनी रिसोर्सेज को यूज कर पाऊं बेस्ट तरीके से। अच्छा एक बात बताओ, क्या सर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है? नहीं, वांट्स अनलिमिटेड है। इच्छाएं हमारी अनंत तक है कि भैया एक काम करो, सुबह जब उठें तब नाश्ता जो है कियारा आडवाणी खिलाए, है ना, दिन में जब बैठें तो दिन का खाना जो है वो कैटरीना कैफ खिलाए, रात का डिनर जो है दीपिका पादुकोण बना रही है ना। तो हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है, लेकिन
बाबा जी का ठुल्लू मिला है जिंदगी में बस, है ना। तो रिसोर्सेज जो हमारे पास स्केयर है हम उसे प्रॉपर्ली यूज कर पाए, उन्हें मैनेज कर कर हम आगे बढ़ पाए, ये हमारी सीधी सीधी इच्छा है। सर इकोनॉमिक्स जो है, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है दो पार्ट का बेसिकली, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्या है बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब घर का छोटा बच्चा, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब घर का छोटा बच्चा। सर घर का छोटा बच्चा मतलब क्या है? घर का छोटा बच्चा मतलब वो बात करता है किसी इंडिविजुअल की, वो बात करता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो इकोनॉमिक एज अ होल की बात नहीं करता, इकोनॉमी एज अ होल की बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उस पर अपन अलग से आएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इंडिविजुअल बातें, ऑर्गेनाइजेशन की बातें, तुम तुम्हारी जिंदगी में क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है, आप आपकी जिंदगी में क्या कर रहे हो, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपका कस्टमर कैसा है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपकी सारी चीजें कैसी है। मतलब क्या है सर? मतलब यह है कि हम हमारी जिंदगी की जो बातें कर रहे हैं, हम हमारी जो बातें कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे कस्टमर के बारे में बात कर रहे हैं, जो ये हम हमारी बात कर रहे हैं ना बेटा, जो ये हम हमारी बात कर रहे हैं ना बेटा, ये क्या है सर? ये सब है हमारी क्या है बेटा? एक सेकंड रुक जाओ, सिर्फ एक सेकंड दे दो यार, जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई जस्ट इंसिस्ट। हाँ एक मिनट दे दो बेटा, सिर्फ 1 मिनट दे दो। एक मिनट, सिर्फ 1 सेकेंड प्लीज, सॉरी गाइस, आपको ही असुविधा के लिए हमें खेद है, लेकिन कभी कभी न चाहते हुए भी जिंदगी में हो जाती है। तुम्हारा पेशेंस बहुत ख़त्म हो जाता है वैसे, मैंने देखा है आजकल सब लोगों के पेशेंस एकदम ख़त्म हो गए। आई बिलीव प्रोबेबली उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है शॉर्ट्स एंड रील्स को, साला 15 सेकंड से ज़्यादा का कंटेंट नहीं चाहिए लोगों को। एनीवेज गाइस, ऐसे मैं वेट के लिए बोल रहा था। एनीवे सर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जब मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, अरे भैया मैं किस किस की बात कर रहा हूं पढ़ेंगे एक बार। सर मैं प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात कर रहा हूं, मैं मेरे कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहा हूं, मैं मेरे फैक्टर प्राइसिंग की बात कर रहा हूं, मैं मेरे एक सेकंड मैं इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल की बात कर रहा, मैं देश की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, नहीं मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक सेक्शन ऑफ पीपल की बात कर रहा हूं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फर्म्स का बिहेवियर कैसा है, फर्म्स कैसी है, बिहेवियर ऑफ फर्म्स। हम बात कर रहे हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री की लोकेशन क्या है, मतलब सारी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। सर मैक्रो मतलब बात कर रहे हैं सर इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकल फिनोमिना की बात कर रहे हैं। अरे भैया बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, छोटी बड़ी बातें नहीं करेंगे, नहीं हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी एज अ होल की, देश में क्या चल रहा है ठीक है, विश्व में क्या चल रहा है, कहां पर क्या होगा, कहां पर क्या नहीं होगा, हम ये सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां पे क्या क्या बातें कर रहे हैं सर? हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, नेशनल आउटपुट की, जनरल प्राइस लेवल की, सर हम बात कर रहे हैं बीओपी बीओटी की, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसीज की, ओवरऑल इकोनॉमी सेविंग क्या चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, सर इकोनॉमी की ग्रोथ क्या चल रही है, हम ये सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सिर्फ 1 सेकंड दे दूंगा, सिर्फ 1 सेकंड। हाँ 1 सेकेंड गाइस, हम मर जाएंगे हो ओ, हम मर जाएंगे। चलिए यस सरकार। अच्छा अब हम चालू कर रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ। अच्छा भैया बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है। सर ये साइंस कैसे है? जब हम बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं तब ये साइंस है। इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों? अरे भैया हमें धंधे की बात करनी है, हमारे धंधे में क्या चल रहा है, हमारा धंधा प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। अरे भैया हम बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, बड़ी बड़ी किसने देखी, छोटा छोटा धंधा तो देख लो, अपने धंधे को देख लो, आपने जो सोचा था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप जो चाहते हो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी एनालिसिस है, मतलब आप अकेले काम नहीं कर सकते। सर इकोनॉमी में क्या चल रहा है, लोगों के पास पैसा है या नहीं है, लोगों के पास जॉब है या नहीं है, इंटरेस्ट रेट है या नहीं है, सरकार स्टेबल है या नहीं है, सर सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है। मतलब छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी चीज मैटर करती है, यहां पे आपको समझना पड़ेगा। यहां पे हम हर चीज को देखते हैं, इसे कहते हैं इनकॉर्पोरेट द एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर बिजनेस इकोनॉमी का एक आर्ट है, आर्ट।
सर ये आर्ट है ना, यहाँ पे है नहीं, उसको सही करेंगे। बिजनेस इकोनॉमी एक आर्ट है, मतलब सर यहाँ पर हम लोग जब किसी चीज को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं तो वो आर्ट्स है। सर ये मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी यूज करता है कि भैया कौन सा रिसोर्स एलोकेशन चल रहा है, फर्म में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है या नहीं है। सर प्रैग्मेटिक अप्रोच है, बातें तो सारी हवा में है लेकिन एग्जाम्पल असली है। ठीक है, बातें तो सारी हवा में है, सब असम्पशन है, लेकिन जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है सर, यहां पर हमारा मैथमेटिक्स मैटर करता है, यहां पे ऑपरेशन मैटर करता है, यहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, यहां पे मैनेजमेंट थ्योरी करता है, यहां पे अकाउंटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, मार्केटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, फाइनेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, इकोनोमेट्रिक्स पे ध्यान, मतलब हर चीज पे ध्यान देना है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते। ठीक है, नॉर्मेटिव इन नेचर है, व्हाट इज की बात नहीं कर रहा, क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट शुड बी, व्हाट आउट टू बी, मतलब क्या हो सकता है, हम इसकी बात करते हैं। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स में दोनों चीजें होती है। हाँ सर, एक चीज से चाल नहीं चलता, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैटर करता है आपके ऑपरेशनल चीजों के अंदर, आपके इंटरनल इश्यू, मुझ में जो बुराइयां हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, हम सब में जो बुराइयां हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरों में जो बुराइयां हैं जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, समझो, जो मेरे कंट्रोलेबल है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो मेरे कंट्रोल के बाहर है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं शॉर्ट में, क्या मैं मेरे प्रोडक्ट की प्राइस को मेंटेन कर सकता हूं? हाँ सर, कैसे कर सकते हो, आपका सप्लायर, एम्प्लॉय, भाई बात सही है, सब मैटर करता है, लेकिन मैं फिर भी अपनी प्राइस को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं सप्लाई, अगर मेरी क्वांटिटी है तो मैं सप्लायर वगैरह सबको मैनेज कर सकता, लेकिन मैं देश की सरकार को मेंटेन नहीं कर सकता। मैं अकेला चाहकर भी किसी और की सरकार नहीं बना सकता ना बेटा, तो जो मेरे हाथ में ही नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, हाँ सर। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें होती है, आइए सर समझते इस बात को। सर सबसे पहले आपको डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट क्या चाहता है, मार्केट क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा है, सब कुछ मैटर करता है, उसके हिसाब से हमें फोरकास्टिंग करनी होती है, वरना हमारी हालत खराब हो जाएगी। हमारा प्रोडक्ट सही होना चाहिए, प्रोडक्शन को देखना पड़ता है। हम सब चाहते हैं कि सर हम प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करें, लेकिन कॉस्ट को मेंटेन रखें, प्रोडक्शन उतना ही करें कि हमारा प्रोडक्शन वेस्ट भी ना हो। सर कहीं ना कहीं हमारा इनपुट आउटपुट सही तरीके से चले, हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी सही तरीके से चलें, और हमारी फर्म को ज्यादा खर्चे ना हो जाए, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल करना जरूरी है। और हर इंसान चाहता है जितना भी वो प्रोडक्शन करे, भले कम करे या ज्यादा करे, वो सही तरीके से करे। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। आपके पास किताबें होती है ना, कॉपी बुक की ना दो तीन तरह की प्रिंटिंग होती है। मैं आपको दो तरह की समझाता हूँ। एक होती है ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है, मतलब बड़ी बड़ी मशीनें होती है, लोहे की प्लेट्स बनती है, उन प्लेट्स से प्रिंटिंग होती है। अब अगर किसी को बुक छपवानी है 1000, 2000, 3000, तो वो बड़ी मशीनों से ऑफसेट प्रिंटिंग करता है, यानी पहले लोहे की प्लेट बनती है, पूरी फ्रेम बनती है, फिर प्रिंटिंग होती है। ठीक है, यहां पे हमें क्या हो जाएगा सर, 1000, 2000, 3000 बुक्स प्रिंट करवानी पड़ेगी, करेक्ट। उसी की जगह एक और ऑप्शन है जिसे कहते हैं डिजिटल प्रिंटिंग, मतलब फोटोकॉपी की मशीन इन शॉर्ट। तो फोटोकॉपी की मशीन जो होती है ना, वो भी बुक्स प्रिंट करती है। अब जो फोटोकॉपी की मशीन प्रिंट करती है, वहां से मैं एक बुक भी निकाल सकता हूं, 10 बुक भी निकाल सकता हूं, 100 बुक भी निकाल सकता हूं। सुनना ध्यान से, आप लोगों को फोटोकॉपी पर अगर कलरफुल पेज पड़ती है 10 रुपए, 15 रुपए, तो हमें पड़ती होगी 2-3 रुपए, 1 रुपए, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, डिपेंड ऑन वेरिएशन, बहुत सारी बातें होती है उसके अंदर। ठीक है, तो समझो, अगर कैसे मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो मैं ऑफसेट प्रिंटिंग करके कॉस्ट कम करूंगा, मुझे कम प्रोडक्शन करना है तो मैं डिजिटल प्रिंटिंग में जाके अपनी कॉस्ट कम करूंगा। मतलब प्रोडक्शन और कॉस्ट हमारा पूरा यूनिट भी है और उसको मेंटेन करके चलना जरूरी भी है। इन्वेंट्री तो देखो भैया, इन्वेंट्री तो देखो, ऐसा ना हो कि ज्यादा माल पड़ा रह जाए। सर हमारा रॉ मटेरियल, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, हमारा फिनिश्ड गुड्स, हमें इन सबको प्रॉपर मेंटेन करके चलना पड़ता है, ताकि बुक्स आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं हो जाए, सब कुछ ना हो जाए। ठीक है सर, मार्केट एंड स्ट्रक्चर प्राइसिंग पॉलिसीज, हमें पूरे मार्केट को देख के चलना पड़ता है हमारी प्राइसिंग पॉलिसीज के अंदर। सुनो, मैं वैक्यूम में डील नहीं कर रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात है। एप्पल अगर आज अपना फोन 10 लाख रुपए का कर देगा, लोग नहीं खरीदेंगे। 1 लाख रुपए पता है क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि सर उसने मार्केट को देखा कि लग्जरी लोगों की औकात कितनी है। आज सैमसंग ने अपना फोल्ड उतारा, पता है क्यों उतारा? एक 1.25 लाख रुपए के आसपास उसने फोल्ड उतारा, और उसने सस्ता फ्लिप भी ले आया। तो तुम गरीब हो तो फ्लिप ले लो, तुम मतलब गरीब मतलब अमीर वाले गरीब हो तो फ्लिप ले लो। वैसे मैंने देखा है ज्यादातर लड़कियों को फ्लिप यूज करते हुए। इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज ऑल्सो अबाउट द प्रोडक्ट टाइप, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट। सो मैं इसे आपको समझाने के लिए बोल देता हूँ गरीब अमीर, बट प्रोडक्ट का टाइप जो है ना मार्केट को भी गैदर करता है। ठीक है, फोल्ड महंगा होता है, फ्लिप सस्ता होता है, ऐसा। तो उसने मार्केट को देख के प्राइसिंग रखी। सर रिसोर्स एलोकेशन, हर बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिसोर्स को सही तरीके से यूटिलाइज करना। कल मैंने आपको समझाया था दैट जितने भी स्टार्टअप्स हैं, मैंने 90% से ज्यादा स्टार्टअप देख लिए वो लॉस बना रहे। पता है क्यों?
क्योंकि उनकी रिसोर्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उनकी एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जब तक किसी बिजनेस की एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, बाबा जी का ठुल्लू, तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पैसा कमाना है तो अपने पैसे को सही जगह लगाओ, अपने पैसे को वहां लगाओ जो आरओआई ज्यादा हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो 6% का ब्याज मिलेगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो 10-12% का ब्याज मिलेगा, शेयर मार्केट में आप 18-20% का प्रॉफिट ले सकते हो। वैसे म्यूचुअल फंड भी दे देता है, बट ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो शेयर मार्केट और ज्यादा रिटर्न देगा। फिर आ गया क्रिप्टो करेंसीज, साला 2-2, 3-3 दिन में 100 का 500 हो रहा था। मैंने लगाया था पैसा, डूब गया अलग बात है, बट ठीक है, 100 का 500 मेरे को प्रॉफिट भी हुआ। खैर मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ क्रिप्टोज में भी, बट मैं आपको ऐसे समझाने के लिए समझा रहा हूँ। सो क्रिप्टो करेंसीज और ज़्यादा रिस्की है। तो भैया आप अपने पैसे को उस तरीके से इन्वेस्ट करोगे कि सारी चीज़ें सही चले। आखिर में धंधा तभी होता है जब प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपका प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, प्राइस में क्या चेंज करोगे। देखो, हर तरह के मार्केट में लोग अवेलेबल, मैं आपको बताऊँ, कस्टमर हर तरह का अवेलेबल है। देयर इज एवरी प्रोडक्ट हैज देयर कस्टमर। सर एग्जांपल दो। देखो यार, आपके घर के पास में एक दुकान वाला होगा जो दूध बेचता होगा 40 रुपए लीटर, उससे भी लोग दूध खरीद रहे हैं। आपके घर में दूसरा होगा, मतलब सबको पता है कि वो 40 रुपए वाला थोड़ा पानी मिला के दे रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। आपके घर के पास में एक ऐसा दूध वाला भी होगा, जैसे हमारे यहाँ पे है, वो ना मार्केट में अगर 60 रुपए का लीटर बिकता है ना, तो 62-63 रुपए बेचता है। यानी अगर मार्केट में 60 रुपए लीटर है तो 62-63 रुपीज बेच रहा है, क्योंकि वो क्वालिटी अच्छी देता है। वैसे लोग भी हैं, लोग 2 किलोमीटर दूध लेने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है। और स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, बिग बास्केट, इन सबसे ऑर्डर करने वाले लोग भी हैं जो 60 रुपए के दूध के लिए 50 रुपए का डिलीवरी कॉस्ट दे देते हैं। देखो, हर तरह के लोग मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। सो देयर इज अ कंज्यूमर फॉर एवरीथिंग। आपको अपना प्राइस को लेकर, आपके मार्केट को लेकर, आपके कंडीशंस को लेकर समझना पड़ेगा। देखो, माइक्रो एनालिसिस यही होता है। आप अपने धंधे को समझो, है ना। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। देखो भैया, रिस्क है तो इश्क है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मर जाएंगे। भैया, रिस्क है तो इश्क है, सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही डिफिकल्ट भी है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो। अरे रिस्क है तो इश्क है, लेकिन आप समझो तो सही, ऐसे थोड़ा रिस्क ले लेंगे। मैं आपको एग्जांपल दूं। हाँ सर, जैसे एक कंपनी थी अनिल अंबानी जी। अब अनिल अंबानी जी ने ना बहुत एक्सपांशन किया। जिन्हें नहीं पता उन्हें बताता हूं सर। 2006-07 के आसपास मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ थी $45 बिलियन, अनिल अंबानी की नेटवर्थ थी $42 बिलियन। मतलब मुकेश अंबानी $45 बिलियन, अनिल अंबानी $42 बिलियन। आप से सोचो, आज फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है वो 110-112 बिलियन डॉलर के आसपास चल रही है। अनिल अंबानी की नेटवर्थ जीरो हो गई थी ऑलमोस्ट। अभी थोड़ा सा रिकवरी हुआ है, कुछ भाई ने सपोर्ट किया है, बट ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। समझने की कोशिश करो। रिस्क है तो इश्क है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उस आदमी ने इतने सारे बिजनेस खोल दिए, इतने रिस्क बढ़ा दी, इतना लोन ले लिया कि लोन के चक्कर में नहीं पड़ गया। अच्छा, मैं एक बात बताऊंगा, ऐसा नहीं कि अंबानी के ऊपर लोन नहीं है। मुकेश अंबानी के ऊपर 2.25 लाख करोड़ का लोन है। एक सेकेंड, 2.25 लाख करोड़ मतलब 2,25,000 करोड़ का लोन है। सुनने में ना नंबर, मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, ये नंबर मेरे को लिखना नहीं आता। इंस्पायर्ड आई एम टीचिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, मेरे को नहीं आएगा समझ में कि कैसे लिखूं। मैं गलती कर सकता हूं मैं, क्योंकि इतने नंबर्स पता ही नहीं है। वहीं पे अनिल अंबानी ने लोन लेके नहीं किया। पता है उसके पीछे छोटा सा रीजन बताओ, छोटा सा। मुकेश अंबानी की कंपनी हर साल 40-50 हजार करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती है। मतलब टेक्निकली अगर मुकेश अंबानी जी चाहें तो 3-4-5 साल के अंदर सारा का सारा लोन चुका देंगे। सुनो ध्यान से, ये प्रॉफिट में इंटरेस्ट देने के बाद है। मतलब पहले साल अगर उन्होंने 50,000 करोड़ दे दिया ना, तो अगले साल उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लोन कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट भी दे रहे हो ना। सो ये अब एफएमएसए में आओगे, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो एफएमएसए में डिस्कस करेंगे। सो समझो 3 साल में उनका ऑलमोस्ट लोन खत्म हो जाएगा, 3-3.5 साल के अंदर। मतलब लोन लिया है, रिस्क कम है ना यार, अड्डा नहीं है, लोन ज्यादा है। उनके पास भी 2.25-2.5 लाख करोड़ का लोन है, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं है। सो आप, रिस्क है तो इश्क है, अच्छा लगता है, फटके 4 हो जाती है बेटा आधे से ज्यादा लोगों की। ठीक है, नाउ मूविंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या काम है? नहीं सर, हमें बताना पड़ेगा सर, व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सुनो ध्यान से,
Environmental factors have significant influence upon the functioning and performance of business. The major economic elements are the type of economic system. सर 3 तरह की इकोनॉमी होती है ना, आपको पता है, याद है सर? ओ दादा, ओ छेड़ू, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स। कल हम पढ़ने वाले ये चीज, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स, 3 तरह की इकोनॉमी होती है। हाँ सर। अच्छा, व्हाट इज द स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल? आपका बिजनेस साइकिल कौन से स्टेज पे? सर बिजनेस साइकिल मतलब क्या वो ग्रोथ पे है, क्या वो पीक पे है, क्या वो रिसेशन पे है, क्या वो डिप्रेशन पे है? अरे भैया, ये होता है बिजनेस साइकिल। और मैं एक बात बताऊं, हर बिजनेस को इस साइकिल से गुजरना ही पड़ता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो नहीं हो। ये हो गया एक तरह आपका डाउन, ये हो गया आपकी रिकवरी, देखो ये हो गई ग्रोथ, ये आ गया पीक, ये आ गया डिप्रेशन, नीचे जा रहे हो ना आप, रिसेशन, सॉरी, ये आ गया आपका रिसेशन, ये आ गया आपका डिप्रेशन, फिर आ गई आपकी रिकवरी, फिर आ गई पीक। हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए ये पीक था 2021 का साल। सर 2020 का होना चाहिए ना। 2020 में क्या हो गया था मैं आपको बताता हूं। 2020 भी माना जाता है, लेकिन 2020 उतना बड़ा पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2020 में क्या हुआ था, सडन लॉकडाउन लगा अप्रैल मई जून, तो बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं था। सो व्यूज के मामले में तो वो बढ़िया था, लेकिन रेवेन्यू के मामले में जो है वो 2021 माना जाएगा। अब क्या हुआ मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं, बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा। आधे से ज्यादा लोग 2020 बोलते हैं, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। तो क्या हुआ, 2020 में सबको व्यूज आए, बहुत व्यूज आए, तगड़े व्यूज आए। 2021 में क्या हो गया सर, 2020 में 3 महीने तो लॉकडाउन रहा, तो लोगों के पास पैसा नहीं था, अपनी सेविंग खत्म हो गई, तो बच्चों ने या पेरेंट्स ने एजुकेशन पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया। 2021 में फिर से लॉकडाउन लगा था, लेकिन तब तक उतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं था, मतलब लोग काम कर रहे थे, लोगों के पास पैसा आ रहा था, सब कुछ हो रहा था। उस समय बच्चों ने अपने एजुकेशन पे भी खर्चा किया, सबने सब कुछ किया। सो 2021 का जो साल था ना बेटा, वो बहुत बढ़िया साल रहा। 2021 का जो साल था ना, बहुत ज्यादा बढ़िया साल रहा। से ये अब समझो फिर से डाउन आएगा। सर ये डाउन आता ही है ना, हर इंडस्ट्री में आता है। सो ऑफलाइन इंडस्ट्री भी ऐसा नहीं होता ना कि हमेशा रहेगी। ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, मैं आपको इसको एक और तरीके से समझाता हूं। आपके पापा से आके कोई बात करना, आप कहीं पूछना, आपको बताएंगे वो कि एक जैसे प्रॉपर्टी इंडस्ट्री होती है, तो 2008 में प्रॉपर्टी इंडस्ट्री एकदम फट गया था। 2008 में प्रॉपर्टी इंडस्ट्री यहां थी, अरे सॉरी 2008 लिखना था मैंने, वो लिख दिया, ठीक है। तो 2008 में प्रॉपर्टी इंडस्ट्री यहां थी। अब क्या हुआ सर, ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी इंडस्ट्री हमेशा ही ऊपर रहेगी। प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, पीक पे पहुंचते हैं, फिर गिरते 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 गिरते, फिर बढ़ते बढ़ते। ये हर इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। सर ये मैटर करता है कि आपकी इंडस्ट्री, अच्छा क्या आपकी इंडस्ट्री को आप कंट्रोल कर रहे हो क्या? नहीं। आप सोचो ऑनलाइन वालों ने उनकी इंडस्ट्री को कंट्रोल किया था क्या? ऑफलाइन वाले बेचारे मजबूर थे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। जब कोविड आया तो उनके कंट्रोल में नहीं था, वो मैक्रो एनालिसिस है, उनके हाथ की बात नहीं है। द जनरल ट्रेंड इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। अगर लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, अगर लोग ज्यादा एम्प्लॉयड हैं, बढ़िया बात है, ये तो पार्टी करने वाली बात है। अगर लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, अगर सब लोग एम्प्लॉयड है, मतलब लोगों के पास पैसा है। और अगर लोगों के पास पैसा है, इससे अच्छा अपने को क्या चाहिए यार? सर लोगों के पास सेविंग है, अगर लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है बाबा। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक इंडस्ट्री पॉलिसी क्या चल रही है, ठीक है, कंपटीशन पॉलिसी क्या चल रही है, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या चल रही है, फिस्कल पॉलिसीज, प्राइस पॉलिसीज, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, ग्लोबलाइजेशन। सुनो ध्यान से, शॉर्ट में बताता हूं। 1950 में कोको कोला नाम की एक कंपनी इंडिया में आई, सब बढ़िया चल रहा था। अब सुनना ध्यान से, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। इस स्टडी को अपन बहुत डीप में जाकर डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में समझाता हूं क्योंकि तब तक आप भूल भी जाओगे, ठीक है। सो 1950 में कोको कोला इंडिया में आई अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, नहीं कोको कोला देश को पिलाने के लिए। 1950 में इंडिया में आई कोको कोला, हाँ सर। 1950 से 1973 तक कोको कोला इंडिया में रही। कोको कोला ने इंडिया में मस्त राज किया, मतलब इंडिया के हर चेहरे पर कोको कोला कोको कोला कोको कोला चलने लग गया था। फिर पता है क्या हुआ, 1973 में इंडिया ने अपनी पॉलिसी बदल दी और फॉरेन गुड्स को बाय बाय कर दिया। मतलब कोको कोला के पास उस दिन 2 ऑप्शन थे, या तो अपनी कंपनी का मेजर स्टेक किसी इंडियन कंपनी को बेच दो, किसी इंडियन को बेच दो, या फिर आप इंडिया छोड़ दो। क्योंकि इंडिया की पॉलिसी में बदलाव हुआ था कि हम बहुत ज्यादा फॉरेन प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करेंगे, हम स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो, मैं भी एग्जांपल समझा रहा हूं, डीप केस स्टडी में नहीं जा रहा हूं।
सो 1973 में कोका कोला इंडिया से वापस चली गई। एक बात बताओ, क्या ये कोका कोला की चॉइस थी? नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट, भैया पूरा मार्केट कैसा चल रहा है, सुनो इंपॉर्टेंट है, लोन कैसे मिल रहा है, शेयर मार्केट कैसे ट्रेंड कर रहा है, सर ये सारी चीजें आप बोलोगे सर ये क्या मैटर, अरे ये सब मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक ट्रेड यूनियंस, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर यूनियंस, कोऑपरेटिव, ये कैसे काम कर रहे हैं? मान लो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, सैमसंग का इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है उसका 30% प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ चेन्नई की एक फैक्ट्री करती है। उस चेन्नई की एक फैक्ट्री में पिछले कई दिनों से हड़ताल चल रही है। चूंकि बहुत सारे समय से हड़ताल चल रही है, ना, उस चक्कर में पता है प्रॉब्लम क्या है? उस चक्कर में प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। अब ये पता है हड़ताल क्यों चल पा रही है? क्योंकि सर यूनियन बना सकते हो आप, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉय यूनियन, कोऑपरेटिव यूनियन, बहुत सारे प्रकार के यूनियन बना सकते हो आप, यही तो प्रॉब्लम है। अब ये सब चीज़ें जो होती है ना वो आपके हाथ में है ना। सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद, मतलब मैं जिन्हें नहीं पता बताता हूँ, बुर्ज खलीफा जो है वो सैमसंग ने बनाया है, एप्पल को स्क्रीन जो है सैमसंग देता है। मैं आपको इसे बताता हूँ, सैमसंग इज फ्रॉम साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की इकोनॉमी की, मतलब उसकी जीडीपी का 20% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ सैमसंग करता है। मतलब अगर सैमसंग खत्म हो जाए ना तो साउथ कोरिया की 20% जीडीपी खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा रोल है सैमसंग का। सैमसंग इंश्योरेंस कंपनी भी है, सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सैमसंग हर काम करता है। मतलब देयर इज नथिंग जो सैमसंग नहीं करता हो। एसी का काम सब करता है सैमसंग। आप सोचो बुर्ज खलीफा को बनाने वाली कंपनी सैमसंग है, और सिर्फ एक, मैं आपको सिर्फ एक का नाम बता रहा हूं, मैं से आपको नाम बताने जाऊंगा ना लिस्ट बच जाएगी। सैमसंग इज एक केस स्टडी मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा, सैमसंग के ऊपर जाकर ना केस स्टडी देखना आप यूट्यूब पे जाकर। ट्राई टू गो विथ 2-3 केस स्टडीज, मुझे याद नहीं मैंने किसकी देखी है, बट 2-3 केस स्टडीज देखना, आपको मजा, आपका दिमाग हिल जाएगा। क्योंकि सैमसंग की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ है उनकी पॉलिटिकल सरकार का। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैटर करता है। व्हाट इज सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? सर गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमें लगता है नहीं ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है भाई। समझ में है क्या? यस सरकार। तो भैया जी अब आखिरी चीज पढ़ेंगे अपन। वैसे तो ये मुझे पढ़ाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूं, हमें आखिरी चीज पढ़नी है। सर क्या है? सर हमें डिफरेंस पढ़ना है, जो मैं आपसे शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं वो हम पढ़ेंगे भी। मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं जो भी बातें कर रहा हूं ना बेटा, सब लोगों को, बहुत लोगों को लगता है सर मैं बातें इधर उधर की बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं देखो, मैंने शुरू में कहा था हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अब देखो इसका फर्क आ गया। तो मैं आपसे जो भी बातें कर रहा हूं, एवरीथिंग इज अ वेरी 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 स्टिक टू आवर कोर्सेस ओनली। ये बात आप मान के चलना, ठीक है? यस सरकार। ओके, व्हाट इज द मीनिंग? इट इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, अरे भाई, फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। भैया ये सिर्फ, ये देखो, ये बात कर रहा है पूरे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है? तो भैया जी अब यहां पे आप देखोगे, सर ये दोनों आप बोलोगे, सुनो सुनो सुनो, ये फ्रेम कर रहा है और ये एप्लीकेशन कर रहा है, फर्क है ना बेटा? ये बना रहा है और वो अप्लाई कर रहा है। सर यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों इन्वॉल्व होता है। यहां पर हम ज्यादा माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम हमारे धंधे की बात करते हैं। सर मेन टास्क क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ द न्यूज ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज एंटिटीज, ये दोनों की बात कर रहा है। सर ये बात करता है प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। भैया देखो ये बोलता है डिसीजन बना ले बिजनेस। देखो इतने अपन ने बिजनेस की बात करी, इतने बिजनेस एग्जांपल लिए, क्यों लिए? इसी दिन के लिए लिए थे, क्योंकि जब मैंने आपको बिजनेस एग्जांपल दिए तब मैं आपको आखिरी में बोल पाऊंगा, देखो भैया बिजनेस इकोनॉमिक्स का काम ही धंधे की बात करना है। मैं बार बार धंधों की बात क्यों करता हूं? क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट है, ठीक है? इट इज पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव इन नेचर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मेटिव इन नेचर है, ठीक है? अच्छा, इकोनॉमिक का बहुत वाइडर स्कोप है, इसका बहुत नैरो स्कोप है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो धंधे की बात कर रहा है, ये पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा है। इट हैज बिजनेस इकोनॉमिक्स एज इट्स अप्लाइड ब्रांच। इट इज अप्लाइड ब्रांच ऑफ, सुनो 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 सुनो, जैसे तुम तुम्हारे पिताजी के बच्चे हो, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक का एक पार्ट है। पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशो इकोनॉमी, ठीक है, ज्योग्राफिकल इकोनॉमी, ऐसी बहुत सारी इकोनॉमिक्स है जिसमें से एक पार्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। पिताजी नहीं, दादाजी हैं इकोनॉमिक्स।
सो इकोनॉमी इज वेरी 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 वाइडर टर्म। आप लोगों ने हमेशा बोला, मैं बहुत बोलता हूं, वो बहुत बड़ा वर्ड है यार। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स उसका छोटा सा बच्चा है भाई, बहुत छोटा सा बच्चा है उसका। चलिए सर, इकोनॉमिक इज ऑल द थ्योरीज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन। देखो भैया, इसमें प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन की बात करते हैं, यहां पर हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं भैया, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स से धंधा है। मैंने कहा था कल, धंधा वही होता है जिसमें पैसा बनता है, लिखा हुआ है। इट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ मैक्रो लेवल इश्यूज लाइक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये बोलता है नहीं भैया, देखो हम डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट देखेंगे। सुनो मैं आपको बताता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर क्या है। फर्स्ट चैप्टर, फिर अपन पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई, फिर अपन पढ़ेंगे कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, फिर अपन पढ़ेंगे मार्केट्स। हम लोग कहाँ पे इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, हम कहाँ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम कहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिमांड, सप्लाई, इन सब की बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन, सर इसका इकोनॉमिक्स जो है हर बिजनेस प्रॉब्लम की बात कर रहा है। इट कॉन्सेंट्रेट ऑन बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस प्रॉब्लम। ये बोलता है भैया हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखेंगे, ये बोलता है हम नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये असली में बिजनेस इकोनॉमिक्स है। ठीक है। वैलिडेट ऑफ अजम्पशन, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, सम अजम्पशन बिकम इनवैलिड व्हेन अप्लाइड। आप अपन ने पढ़ा था, इट इज प्रैग्मेटिक एन अप्रोच, मतलब अजम्पशन तो सारी टाइम पास है। हाँ सर, ये सब ने पढ़ लिया। हाँ सर, देखो आखिरी वाले में इतना कुछ ज्यादा खास था नहीं, इसलिए मैंने उसमें इतना समय लगाया नहीं। मैंने सोचा चलो ठीक है, अपन शॉर्ट में उस चीज को समझते हैं। ठीक है सर, अब मैं शुरू कर रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस, सब इसका आंसर देंगे। चलिए, मुझे अब कमेंट बॉक्स एकदम स्पीड से ज्यादा हुआ चाहिए इसकी बारे की ढेर। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में स्पीड ज्यादा चाहिए, मैं ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा, 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव इन नेचर और पॉजिटिव इन नेचर। एग्जाम में आया है, मैं जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूं सब एग्जाम में आए हुए पूछ रहा हूं, टाइम पास क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं। चलिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इन नेचर। सर इट इज एन नॉर्मेटिव इन नेचर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपका और मेरा कमेंट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट ठीक है। सेकंड पॉइंट थोड़ा फास्ट लिखेंगे, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस या बिजनेस इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन इज ऑफ साइंस, आर्ट्स, बोथ, नन। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स किस किस को ध्यान में लेता है? सिर्फ साइंस को लेता है, सिर्फ आर्ट्स को लेता है, दोनों को लेता है, या किसी को नहीं लेता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? साइंस, आर्ट्स, बोथ, नन। अरे सर दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बॉडी ऑफ नॉलेज की बात आएगी तब साइंस है, जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी तब वो आर्ट्स है, तो इसलिए इट इज सी, बोथ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताना ये माइक्रो है कि मैक्रो है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है? देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है? सर इट इज एन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है सर, मैं बात कर रहा हूं यार देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है यार, बहुत महंगाई बढ़ रही है यार, ये माइक्रो है या मैक्रो है? इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज अ माइक्रो, ओहो इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस सर, इट इज आल्सो एन मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए सर, यार मेरा कंज्यूमर प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहा है यार, मेरे कंज्यूमर को मैं क्या और ऑफर करूं कि वो प्रोडक्ट खरीद ले? ये माइक्रो है या मैक्रो है? इट इज एन माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया? छोटा बच्चा छोटी छोटी बातें करेगा, बड़ा बच्चा बड़ी बड़ी बातें करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट 1-2 क्वेश्चन पूछता हूं मैं। ठीक है, लास्ट 1-2 क्वेश्चन पूछता हूं मैं। चलिए, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स किसके ऊपर बेस्ड होता है? इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, फोकस्ड डिसिप्लिनरी नेचर है, या बोथ है, या नन है? इंटरडिसिप्लिनरी नेचर मतलब मल्टीपल चीजों को देखा है, फोकस्ड डिसिप्लिनरी मतलब एक चीज के ऊपर ही काम करता है, दोनों है या नन है? ऑप्शन ए बी सी डी, इंटरडिसिप्लिनरी ए, फोकस डिसिप्लिनरी बी, सी बोथ, डी नन। सरकार, बट ऑब्वियसली इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। 2-3 चीजें सोचो, फाइनेंस, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, सब तो ध्यान देना है अपने को इसके अंदर। हम इसके अंदर कुछ छोड़ नहीं सकते यार, अगर हमने इसके अंदर कुछ छोड़ दिया तो पंगा हो जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा तो सब बढ़िया है, छोड़ना पंगा है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन पूछता हूं, हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? कौन है पिताजी? कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में जिसकी छाया? चलिए
सो आंसर इज जेडी, जॉयल डीन। चलिए गाइस, आई होप आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो गई होगी। आज का दिन एक्चुअली मैं यूनिट 2 चालू भी नहीं करना चाहता था, बट इट इज़ ओके। हम कल चालू करेंगे यूनिट 2, ठीक है। सो टुमारो आई वुड बी स्टार्टिंग चैप्टर 1 की यूनिट 2। मेरे हिसाब से 3 दिन के आसपास लगेंगे उसके अंदर, बिकॉज बेसिक्स डेवलप हो चुका है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। सिर्फ 3 ही चीज़ें पढ़नी है अपने को, वो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। हमें उसके अंदर मेनली पढ़ना है हमारा कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, 2 लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, ठीक है। हमारी वांट्स अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? हमारी वांट्स अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? जल्दी बताओ। वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो क्या है? एब्सोल्यूट स्क्वायर है, रिलेटिव स्क्वायर है, बोथ है, नन है। हमारी वांट्स क्या है? एब्सोल्यूट स्क्वायर है, रिलेटिवली स्क्वायर है, बोथ है, नन है। हमारी रिसोर्सेज क्या है? हमारे रिसोर्सेज एब्सोल्यूट स्क्वायर है, रिलेटिव स्क्वायर है, बोथ है, नन है। सर हमारे रिसोर्सेज जो है वो रिलेटिवली स्क्वायर है, एब्सोल्यूट स्क्वायर नहीं है, रिलेटिवली स्क्वायर है। करेक्ट गाइस? चलिए बस फिर आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। कल से हम चालू करेंगे चैप्टर 1 यूनिट 2, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, इसमें इतना कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। हमारा चैप्टर 1 जल्दी खत्म हो जाएगा। हर चैप्टर के खत्म होने के बाद एक डेडिकेटेड सेशन होगा, क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर के हिसाब से मैं लूंगा। सो चैप्टर 1 के ऊपर सारे के सारे मैं क्वेश्चंस ही लूंगा, जिसमें बड़ा मजा आएगा, ठीक है। सो सी ऑल गाइज, मिलते हैं आज के तरह रखता है। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर यू गाइज, मिलते हैं, चलो बाय बाय। जल्दी से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एंड कमेंट करके बताओ आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, है ना। बच्चे आ रहे हैं